मैं भाभी को बहन समझता था और भाभी भी मुझे छोटा भाई मानती थी, लेकिन फिर पता नहीं क्यों कुछ दिनों से भाभी मुझे गंदी नजर से देखने लगी थी और मेरे सामने बिना दुपट्टे के फिरती रहती थी। मुझे सूंघने लगती और कहती, तुम बहुत अच्छा परफ्यूम लगाते हो। एक दिन मैं सोया हुआ था कि अचानक भाभी मेरे कमरे में आ गई और आते ही उन्होंने दरवाजा भी बंद कर लिया। मेरे पास बैठ गई और धीरे धीरे मुझे सहलाने लगी। भाभी के हाथ जैसे जैसे मेरे शरीर पर लग रहे थे, वैसे वैसे मेरे ऊपर एक नशा सा होने लगा था। लेकिन जैसे ही भाई का ख्याल आया, मैंने भाभी को पीछे हटा दिया, लेकिन भाभी भी पूरी तरह मदहोश हो चुकी थी, इसलिए तड़प कर मेरे सीने से लग गई और फिर मेरे साथ ऐसा काम किया कि मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई, क्योंकि भाभी ने तो मेरे साथ मेरी सांसें तो जैसे थम सी गई थी। ये मैं क्या कर बैठा था और मुझे सोचकर ही खुद से घिना रही थी। मैं रात के समय तेज सर्दी में समंदर के पानी में घुटनों के बल बैठकर फूट फूट कर रो रहा था। जनवरी की सर्द हवाएं और ठंडा पानी भी मेरे अंदर लगी आग की गर्मी को कम करने के लिए काफी ना था। कुछ देर पहले जो कुछ हुआ था वह ख्याल आते ही मुझे खुद से ही नफरत करने पर मजबूर कर रहा था। मेरा जी चाहा समंदर में डूबकर अपनी जान दे दूं, मर जाऊं, खत्म कर लूं खुद को। कहा जाता है इज्जत औरत की चादर है और मर्द की प्रतिष्ठा। इज्जतदार मर्द के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। मैं जिस खानदान से संबंध रखता था वहाँ रिश्तों की पवित्रता का बहुत ख्याल रखा जाता था। हम दो ही भाई थे, एक मैं और एक मेरा भाई। वरुण भाई की शादी को भी 2 साल हो चुके थे। मेरी भाभी भी मुझसे 3 साल बड़ी थी। मेरी कोई बहन तो नहीं थी, इसलिए मैं नताशा भाभी को ही अपनी बहन की तरह समझता था। नताशा भाभी का व्यवहार भी मेरे साथ अच्छा था, वह भी मुझे बहनों जैसा ही व्यवहार करती थी। मुझे छोटा भाई ही समझती थी, लेकिन ना जाने क्यों कुछ महीने से मेरे साथ अजीब गरीब से हादसे होने लगे थे। भाभी से मजाक का रिश्ता उनकी शादी से पहले दिन से ही था, जैसा अक्सर इस रिश्ते में कभी कभी हो जाता है। लेकिन मेरा मजाक सिर्फ एक हद तक ही होता था, अपनी हद को कभी क्रॉस नहीं किया था। मैं भाभी का बहुत सम्मान करता था। मैं भाभी को वरुण भाई के नाम से तंग करने लगा था। कभी कभी ये भी कह देता कि मेरा भाई तो मासूम है, लेकिन उसे पत्नी बहुत ही चालाक से मिली है। और कभी कहता, आप तो मेरे साथ ज्यादा अच्छी लगती हैं, बेकार में ही आपकी शादी भाई से हो गई। मैं वह सारी बातें उन्हें माँ के सामने ही कह देता, वह भी हंसकर टाल देती थी। कभी कभी कह देती, हाँ मुझे भी अफसोस है कि मैं वरुण की तस्वीर देखकर हाँ कर दी। काश कि तुम्हारी भी तस्वीर साथ में होती तो मैं तुम्हें ही चुनती और फिर हम दोनों को पछताना नहीं पड़ता। और ये बात वह भाई के सामने ही मजाक के अंदाज में कह देती थी। मैंने हमेशा भाभी को इज्जत की निगाह से ही देखा था, लेकिन कुछ महीनों से भाभी का व्यवहार मेरे साथ कुछ अजीब सा था। कुछ महीने पहले वरुण भाई की कंपनी ने उन्हें दुबई वाली ब्रांच में भेज दिया था। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था और 6 महीने से पहले उन्हें वापस हिंदुस्तान नहीं आना था। और जिस दिन भाभी को ये पता चला कि भाई दुबई जाने वाले हैं, वह रोने लगी थी, बहुत ज्यादा उदास हो गई थी। जाहिर सी बात है, ये तो एक नेचुरल ही बात होती है, पत्नी पति की जुदाई पर उदासी हो जाती है। लेकिन मैं भी भाभी से कहा, बस 6 महीने की ही तो बात है, भाई वापस आ जाएंगे और फिर मैं भी तो हूँ, आपको उदास नहीं होने दूंगा। वरुण भाई ने भी भाभी से कहा कि वह रोज उससे फोन पर बात किया करेंगे। भाई दुबई जा चुके थे तो फिर मुझे भी इस बात का एहसास हुआ कि भाई के बगैर तो हमारा पूरा घर सोना सोना सा हो गया है। लेकिन फिर भी मैं भाभी से बातें करता रहता था। पहले पहले तो वह रोती रहती थी, वरुण भाई को बहुत याद भी करती थी। 2 दिन अगर भाई का फोन ना आता तो वह चिंतित हो जाती और पूरे घर में बेचैनी से टहलने लगती। लेकिन अभी 2 महीने ही हुए थे भाई को गए हुए कि भाभी का व्यवहार मेरे साथ बदलने लगा था। मैं ऑफिस से आकर खाना खाते ही वापस दोस्तों में चला जाता था। मेन गेट की चाबी मेरे पास होती थी, इसलिए मैं देर तक दोस्तों में बैठकर ही घर वापस आता था और आकर सीधा अपने कमरे में जाकर सो जाता। मेरी माँ को भी जल्दी सोने की आदत थी, भाभी भी अपने कमरे में ही होती थी। लेकिन एक बार मैं घर में दाखिल हुआ तो भाभी बाहर ही खड़ी थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, कहने लगी, ये तुम इतनी देर तक बाहर क्यों रहते हो? मुझे उनकी इस बात पर हैरत सी हुई थी, क्योंकि पहले कभी उन्होंने मुझे इस तरह के सवाल जवाब नहीं किए थे। तब कभी मेरे आने जाने पर मुझे यूं पूछताछ नहीं की थी। मैं तो आजाद पंछी की तरह था। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए अपनी मर्जी का मालिक था। हम दोस्तों का अच्छा खासा एक बड़ा सा ग्रुप था। हम बातों में बिजी हो जाते, इसलिए समय का पता ही नहीं चलता था। सारे दोस्त ही कुंवारे थे, किसी की शादी नहीं हुई थी, इसलिए देर रात तक
बैठे गप्पे लगाते रहते। मैंने कहा, भाभी आप क्यों जाग रही हैं? मेरी तो यही रूटीन है। मेरा अंदाज कुछ मजाक वाला ही था, लेकिन मेरी हैरत की हद न रही जब वह मेरे बहुत करीब आ गई, फिर मेरी शर्ट उतारने लगी। मैं तो एकदम बिदक कर पीछे जाता था। ये कौन सा अंदाज था उनका? मैं हैरत और गुस्से के मिले जुले अंदाज से उन्हें देखा था तो वह मुझे घूर कर देखने लगी और बोली, तुम सिगरेट पीने लगे हो? मुझे तुम्हारे कपड़ों से सिगरेट की बदबू आ रही है और जब तुम बात करते हो तो तुम्हारे मुंह से भी सिगरेट की बदबू आती है। मैं उनकी बात सुनकर पहले तो अचंभे में आ गया था, लेकिन फिर संभल कर बोला, क्या हो गया है भाभी? आपको मैं क्यों सिगरेट पीने लगा? हमारे घर में कोई भी मर्द सिगरेट नहीं पीता था। हमारी माँ ने हमेशा इस बात पर हम दोनों भाइयों पर सख्ती रखी थी, इसलिए मुझे भाभी की बात सुनकर हैरत हुई थी। फिर वह कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। अगर तुमने सिगरेट नहीं पी तो फिर मुझे अपना शक दूर करने से क्यों रोक रहे हो? देखो, मैं वरुण से साफ कह दूंगी कि तुम मेरी बात नहीं मानते और भाई की दुबाई जाते ही गंदी आदतें अपनाने लगे हो। वह ऊंचे ऊंचे शब्दों में बात कर रही थी। मैं तो उनके इस अंदाज को देखकर हैरान था। वह फिर से मेरे करीब आ गई और मेरी शर्ट फिर से सहलाने लगी। मैंने उन्हें इसलिए भी नहीं रोका कि उनकी तेज आवाज पर कहीं मेरी माँ उठ ना जाए, वरना वह यही समझती कि मैंने सिगरेट पी होगी, क्योंकि भाभी का मिलनसार व्यवहार मेरी माँ को अपना दीवाना बना चुका था और वह भाभी की हर बात पर विश्वास कर सकती थी। लेकिन मैं बुरी तरह से उस वक्त कपकपा के रह गया जब नताशा भाभी मेरी शर्ट सूंघते सूंघते अचानक से मेरे गले तक पहुंच गई थी। अब उनकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही थी। उनके बदन से उठती परफ्यूम की तेज खुशबू मेरी नाक से टकराने लगी थी। मेरा दिल वही थम गया था। सांस मेरी ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी और दिल धड़कना भूल गया था और अगले ही पल वह मुझसे लिपट गई थी। मैं उनसे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था। मैंने उन्हें फौरन से खुद से अलग किया। वह ख्वाबज़ादा सी होकर कहने लगी कि वह देखो सामने छिपकली है और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। मैंने देखा दीवार की कोने में एक छिपकली थी। मेरा गुस्सा एकदम ही दूर हो गया था, क्योंकि वह वाकई छिपकली से डरती थी। शायद छिपकली को देखकर ही वह ये गलती कर बैठी थी और अचानक ही मेरे इतने करीब आ गई थी। और अभी भी उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं था, क्योंकि वह अब भी छिपकली के डर में थी। मैंने कहा, आप इतनी बड़ी होकर छिपकली से डरती हैं? मेरी बात पर वह नाराजगी से बोली कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। वरुण को आने दो, तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। मैं उनकी बात पर हंसने लगा और वह पहले जैसी ही हो चुकी थी। मैं ही गलत समझा था। शायद अचानक भाभी डर की वजह से मेरे बहुत ज्यादा करीब आ गई थी, इसलिए उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वह मेरे कितने करीब हैं। फिर मैं अपने कमरे में जाने लगा तो भाभी मुझसे कहने लगी, कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ अर्जुन, मुझे नींद नहीं आ रही। अपने भाई के सामने तो तुमने बड़े बड़े वादे किए थे कि मुझे समय दोगे, उदास नहीं होने दोगे, और अब ऑफिस से आते ही अपने दोस्तों के पास चले जाते हो और दोस्तों के पास से आते ही कमरे में सोने चले जाते हो। मैं पूरा दिन घर पर उदास और बोर होती रहती हूँ। मैंने बेचारी सी भाभी को देखा, फिर अपनी कलाई उन्हें दिखाने लगा जिस पर घड़ी बंधी हुई थी। मैंने कहा, भाभी रात के 1 बज रहे हैं और मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, लेकिन देखो मेरा वादा रहा, कल मैं आपके साथ मिलकर लूडो खेलूंगा। अब जब वरुण भाई यहाँ थे तो हम सब मिलकर लूडो और कभी कभी कैरम खेल लिया करते थे। हम तीनों बहुत ही मजे करते थे। खेल के दौरान मैं और भाई आपस में मिल जाते तो भाभी को हराने में कोई कसर न छोड़ते थे और फिर वह चिढ़ाने लगती थी। फिर मेरी माँ भाभी का साथ देने लगती। वक्त बहुत ही अच्छा गुजरा था। हमारा गुजरता वक्त याद करके मुझे भी एहसास हुआ कि भाभी घर पर अकेली और बोर होती होगी। भाई के जाने के बाद मैं भाभी को अब कम ही समय दे पाता था, इसलिए मैंने भाभी से वादा किया कि कल से मैं आपको समय दूंगा और तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं भाभी को अपनी मजबूरी बात कर अपने कमरे में चला गया, क्योंकि सुबह का जगा हुआ था और फिर लेटते ही सो गया। अगले दिन मैं ऑफिस से आते ही खाना खाया और भाभी के साथ लूडो खेलने लगा। मम्मी भी हमारे साथ ही खाना खाकर बैठ गई थी, लेकिन फिर शाम के अंधेरे होते ही मम्मी अपने कमरे में चली गई। अब सिर्फ मैं और भाभी ही कैरम खेल रहे थे। मैं इस गेम में मास्टर था, इसलिए कभी भी हारता नहीं था। भाभी को खूब तंग कर रहा था कि वह मुझसे जीत नहीं सकती, क्योंकि वह बिल्कुल अनाड़ी थी, हर बार हार जाती थी। लेकिन खेलते खेलते भाभी ने ऐसी हरकत की कि मैं थक से रह गया था। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। मुझसे कहने लगी, इस बार मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगी। ये कहकर उन्होंने जब अपनी साड़ी का पल्लू उतार कर नीचे रख दिया था तो मेरी नजर अचानक उनके टाइट
ब्लाउज पर पड़ी थी और मैंने फौरन से नजरें झुका ली थी। मुझे भाभी की हरकत बहुत ही बुरी लगी थी। मैंने गेम वही बीच में छोड़ा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वह ऐसा कुछ भी कर सकती है। मजाक की भी एक लिमिट होती है। भाभी के साथ मजाक करते हुए मैंने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी। मम्मी के सामने तो भाभी साड़ी का पल्लू या फिर दुपट्टा हमेशा अपने सर पर जमा रखती थी, लेकिन इस समय उन्होंने कैसे बेबाकी से अपनी साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया था। मैंने गेम वहीं छोड़ा और गुस्से से कहा, मुझे अब अपने दोस्त के पास जाना है, मैं फिर कभी खेलूंगा। वह मुझे हैरत से देखने लगी, लेकिन मैं उठकर वहां से चला गया। लेकिन आज दोस्तों की महफिल में भी मेरा पूरा ध्यान भाभी की तरफ ही था। कैसी अजीब हरकत थी उन्होंने। बेशक मैं उन्हें अपनी बहन ही समझता था, लेकिन फिर भी कुछ तो देवर भाभी के रिश्ते में दूरियां होनी चाहिए। देवर भाभी का रिश्ता जितना ही प्यारा होता है उतना ही नाजुक भी होता है। जैसे जैसे भाभी की इस गलत हरकत को सोचता उतना ही मुझे उन पर गुस्सा आने लगता। मैं रात को जब घर में दाखिल हुआ तो वह हॉल में ही सामने खड़ी थी। इस बार मैं उन्हें नजरअंदाज करके अपने ही कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन मेरी हैरत की हद ना रही। बड़ी अजीब लड़की थी। जल्दी से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उनके इस तरह से एकदम अपने सामने खड़े होकर उन्होंने रास्ता रोका था और मैं हैरान हुआ था। अगर मैं एकदम पीछे ना हटा तो मैं उनके साथ बुरी तरह टकरा जाता। वह कहने लगी, तुम अभी नहीं सो सकते क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए तुम मुझसे बातें करो। मैं गुस्से से लाल आंखें से उन्हें देखा और कहा, आप होती कौन है मुझ पर रोब जमाने वाली? देखो मैं किसी की मर्जी पर नहीं चलता, अपनी मर्जी का मालिक हूँ। आज के बाद जब मैं इस समय घर लौटूं तो आप मुझे यूं बाहर खड़ी दिखाई मत देना, और आपको रात को दिल ही लगाना है तो आप भाई से बात कर लिया करें। आपका भी दिल बहल जाएगा और भाई को भी अच्छा लगेगा। आज के बाद इस तरह रात को मेरे सामने मत आना। मैं गुस्से से भाभी को काफी कुछ सुना दिया था। सुबह का भरा बैठा था और वह सारा गुस्सा मैंने भाभी पर निकाल चुका था। भाभी की दिन वाली हरकत ने मुझे भाभी की तरफ से बेमतलब मन कर दिया था। मेरे बेलचक शब्दों पर उनका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा था। मैंने भी गुस्से से अपने कमरे में चला गया। मैं तो पहले ही उनकी आज की जाने वाली हरकत पर गुस्से में था। औरत होकर वह इस तरह अपनी इज्जत को गैर मर्दों के सामने शो कर रही थी। बेशक वह मेरे लिए सम्मान का स्थान रखती थी, मुझसे बड़ी थी, लेकिन थी तो मेरे लिए गैर। मेरा उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं था और ना ही हम सगे बहन भाई थे, इसलिए हमारे बीच दूरी बनी रहे वही ज्यादा अच्छा था। हमारे पापा की मौत उस समय हुई थी जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था। मेरी परवरिश मेरी माँ ने ही की थी, पर मुझे ऐसी बहुत सी बातें समझाई थी कि औरत की इज्जत करना चाहिए, हमेशा उसे इज्जत की नजर से देखना चाहिए। मेरी माँ ने ये सारी बातें मुझे सिखाई थी। आजकल हमारे समाज में देवर भाभी के रिश्ते को लेकर मजाक बनाकर रख दिया गया है। हालांकि मैं इस रिश्ते को बहुत ही सम्मान की नजर से देखता हूँ और मैं नहीं चाहता था कि इस पाक पवित्र रिश्ते पर कोई गंध लगाए, इसलिए मैं इतना सख्त व्यवहार अपनाने पर मजबूर हो गया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी भाभी मेरी इस बात पर भी मुझसे यूं बदला लेगी। उस औरत ने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया था। कौन कहता है हवस सिर्फ मर्द में होती है, औरत मासूम और मुजरिम होती है? ऐसा नहीं होता। अगर औरत अपनी शर्मों को, हया को उतार कर रखते और बर्बाद करने पर आ जाए तो अच्छे से अच्छे और मजबूत से मजबूत मर्द को भी बर्बाद करके रख देती है। इस हादसे के बाद मेरी भाभी ने मुझे बात करनी छोड़ दी थी। मैंने भी शुक्र किया, लेकिन एक दिन जो मेरे साथ हुआ उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं एक बार बेखबर सोया हुआ था और नींद के मामले में मैं ऐसा ही था। अगर एक बार मैं नींद में चला जाता तो अलार्म की तेज घंटी पर भी मेरी आंख मुश्किल से ही खुलती थी। इस वक्त भी गहरी नींद में था जब एक दिल को सुकून देने वाली खुशबू मेरे नाक से टकराई थी और फिर मैं कुछ ही देर बाद अपने होश को खो बैठा था। ये कहना शायद अजीब सी बात लगे, लेकिन ये सच था। जब मेरी आंख खुली तो मुझे ये लगा जैसे मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत किया गया है। मेरे शरीर पर कपड़े उस हालत में नहीं थे जैसी हालत में मैं रात को पहनकर सोया था। मैं हड़बड़ा कर उठा था और अपने कपड़े ठीक करने लगा। हमारे समाज में ऐसा ज्यादातर औरतों के साथ ही होता है कि उन्हें नशा और दवा के आसार में उनके साथ जुल्म किया जाता है। नशे में रखकर उनसे अपनी हवस पूरी की जाती है, लेकिन औरत की मासूमियत
पर सबको जल्द ही विश्वास आ जाता है, लेकिन ये भी सच था कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ था। मेरा सर अभी चकराए जा रहा था। मैंने मुश्किल से अपने सर को पकड़े बैठा था, क्योंकि मुझे इस समय भी बेतहाशा नींद आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरी आंखें नहीं खुल रही थी, लेकिन मुझे ऑफिस भी जाना था। यही सोचकर मैं अपने अंदर हिम्मत जमा करने लगा और उठकर खड़ा हो गया। लेकिन मैं जैसे ही बेड से खड़ा हुआ, मैं बेड पर गिरा था। मैं फिर से गहरी नींद सो चुका था। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो दिन के 10 बज रहे थे। मेरी माँ मेरे पास ही बैठी हुई थी और काफी चिंतित भी लग रही थी। मुझे कहने लगी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? सुबह मैंने तुम्हें जगाई, लेकिन तुम नहीं जागे। आखिर तुम्हें ऑफिस भी जाना होता है, लेकिन तुम तो ऐसे सोए जैसे बेहोश हो चुके हो। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। मैंने कहा, हाँ, मुझे पता नहीं कि मुझे इतनी नींद आ गई थी। मैं अभी नींद के आसार में ही था। माँ कहने लगी, ऐसा करो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूंगी। ये कहकर मम्मी मेरे कमरे से निकल गई। लेकिन मेरी जान उस समय निकली। ये मुझे अपनी शर्ट पर एक लंबा सा बाल नजर आया। मैंने अपनी बेड की चादर पर गौर किया तो चादर एकदम बिखरी पड़ी थी। हालांकि मुझे एक ही तरफ सोने की आदत, पूरे बेड पर मैं नहीं सोता था। और फिर जो चीज देखकर मेरे होश उड़े, वह एक एयरिंग था। ये तो मेरी भाभी की एयरिंग थी, जो उनकी शादी पर मैंने उन्हें छोटे भाई होने की हैसियत से गिफ्ट में दिए थे। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे अंधेरी खाई में फेंक दिया हो। मैं तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकता था। मेरा सर पहले से ही चकरा रहा था, लेकिन ये सब कुछ देखकर मेरे दिमाग की नस खिंचने लगी थी। मैं जब नहा धोकर बाहर आया तो ये दूसरा खुलासा हुआ कि मुझे देखकर भाभी आज बहुत खुश थी। वह ऐसी खुशी से चहक रही थी जैसे उन्हें ना जाने आज क्या मिल गया हो। मैं नाश्ते की टेबल पर बैठ गया। वह गीले बालों को खुला छोड़े टेबल पर नाश्ता लगा रही थी। मैं बड़े ही तने हाव भाव से टेबल पर बैठा हुआ था। भाभी ने नाश्ता मेरे सामने रखा और मेरे बराबर ही बैठ गई। उनके चेहरे पर पहले दिल ब्रेक सी मुस्कुराहट देखकर मुझे तो आग सी लग गई थी। मैं ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं था, बस चाय पी के उठ गया। ऑफिस में भी मेरा मन काम में नहीं लग रहा था। पूरा ध्यान भाभी की हरकत पर ही था। सोच कर ही अजीब लग रहा था कि रात वो भाभी ने मेरे साथ आखिर क्या किया था। अब मैं भाभी से दूरियां बनाने लगा था। वह सामने आने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं बचकर निकल जाता था। अब मैं अपना कमरा भी लॉक करके सोने लगा था और भाभी का मूड अब और भी ज्यादा खराब रहने लगा था। मुझे ये हाल ठीक नहीं लगा था, लेकिन शायद मुझ पर आजमाइशों का ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका था कि निकलने की कोई राह नजर नहीं आती थी। एक दिन मैं ऑफिस से घर लौटा तो मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान थी। कहने लगी, नताशा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मैंने पहले तो मना कर दिया कि मुझे उस औरत से अब घिन आने लगी थी। नफरत सी हो गई थी मुझे। मैं तो अब उसे देखकर अपनी राह बदल लेता था। मैंने कहा, माँ, भाई को या तो वापस बुला ले या फिर उनकी पत्नी को भी वहीं उनके पास भेज दे। मैं इस तरह की जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। मेरी बात सुनकर शायद मेरी माँ को विश्वास नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करता, क्योंकि मुझे अब उस औरत की शक्ल से भी नफरत हो गई थी। मम्मी कहने लगी, क्या बात है बेटा, वह बहन की तरह है तुम्हारी, पर वह बीमार है। चलो शाबाश, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ, मजबूरन ही सही। लेकिन मुझे उस औरत को डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा। भाभी कहने को भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन जो खबर मुझे वहां जाकर सुनने को मिली, मेरी आत्मा कांप उठी थी। मेरी भाभी उम्मीद से थी। भाई को 4 महीने हो गए थे, इसलिए ये बात साफ थी कि जो पाप उनके पेट में पल रहा था वह नाजायज था। और 20-22 दिन पहले जो कुछ मेरे साथ हुआ था, इस खबर को सुनना मेरे लिए डूब मरने की बात थी। मेरी भाभी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं फटी फटी आंखों से उस घटिया औरत को देख रहा था। फिर वह मुस्कुराकर कहने लगी, मैं तो उस रात तुम्हारा मोबाइल लेने आई थी, क्योंकि मेरा फोन वरुण से बात करते करते ही हैंग हो गया था। इसलिए सोचा तुम्हारे फोन से फोन करके वरुण को बता देती हूँ कि मेरा फोन हैंग हो गया है। लेकिन तुम शायद बाहर से नशा करके आए थे और इस नशे की हालत में तुमने मुझे बाहों में भर लिया था। पहले मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तुम नहीं माने। फिर धीरे धीरे मैं भी बहकने लगी थी। जाहिर सी बात है, पर उनको 4 महीने हो गए थे तो मैं भी प्यार के लिए तरसी हुई थी। इसलिए मैं भी बेसुध सी होकर तुम्हारी बाहों में सिमट गई और उस रात हमारे बीच कुछ भी पर्दा नहीं हो रहा था। अब ये मत कहना कि ये सब झूठ है। मैंने अपना ये रिंग तुम्हारे बिस्तर पर छोड़कर आई थी, ताकि जब तुम्हें होश आए तो अच्छी तरह से जान लो कि हम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है। नशे में सब कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो और यही उसी का फल है। मैंने एयरिंग को जानबूझकर छोड़ा था ताकि तुम्हें एहसास हो जाए कि मैं
झूठ नहीं बोल रही। अब अगर तुमने मेरी बात आगे नहीं मानी तो जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसका सबूत किसी तरह सबके सामने पेश कर दूंगी, और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। फिर वह मुझे दोबारा रिश्ता बनाने के लिए कहने लगी उस रात की बात से तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो, इसलिए अब सब कुछ वैसे ही चलने दो। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन ये काम मैं मरकर भी नहीं कर सकता था। औरत अगर अपनी जिद पर आ जाए तो मर्द को कहीं का नहीं छोड़ती। मैं उन्हें घर के पास छोड़कर बाहर आवारा सड़कों पर फिरता रहा। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली होकर रह गया था। जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा था वह मेरे लिए छोटी तकलीफ ना थी। मैं दिल ही दिल में अपने भगवान से मदद मांग रहा था। मैं गुनाह नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि मैं कितने घंटे से सड़कों पर बाइक चला रहा था। मुझे होश उस समय आया जब मैं सामने समंदर देखा था। मैंने समंदर देखकर बाइक रोकी और समंदर के किनारे चला गया। अच्छी खासी सर्दी थी, लेकिन मेरे अंदर तो जैसे आग सी लग रही थी। मैं कैसे इस बात से बच सकता था, मैं कैसे ये पाप कर सकता था। मैं बहुत परेशान था। अगर ये खबर वरुण भाई को हो गई और उन्होंने भाभी को मजलूम और निर्दोष समझकर मुझे ही दोषी करार दे दिया तो मैं ऐसे सबको आंख मिलाऊंगा। मैं एक ऐसा मर्द था जिससे अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, इसलिए ये सब सोच बहुत ही दर्दनाक थी। मैं ऐसी सोचों की असर में फंसा हुआ था, और जब घर पहुंचा तो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला कमरे में जाने के लिए, मैं अभी कदम बढ़ाया ही था कि मुझे भाभी के कमरे से किसी मर्द की बोलने की आवाज आई थी। मैं एकदम से चौंक गया था। मैं दबे पांव भाभी के दरवाजे के पास पहुंचा और मैं एकदम से दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गया था। मेरी भाभी गैर मर्द के गले लगी हुई थी और उससे कह रही थी, मैंने सारे पाप छुपाने का इंतजाम कर लिया है, मैंने सारा इल्जाम अपने देवर पर लगा दिया है। ये सब सुनकर मैं सारी कहानी समझ गया था। वह मुझे अपना पाप छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। वह मेरे भाई को धोखा दे रही थी, किसी गैर मर्द से छुप छुप कर मिला करती थी और उसका पाप अपनी कोख में पाल बैठी थी। मैंने उस आदमी को पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया। मेरी भाभी मुझे उस आदमी को छुड़वाने लगी और शोर सुनकर मेरी माँ भी आ गई। मैंने उससे कहा कि वह सच बता दे। उसने बताया कि नताशा मेरा संबंध शादी से पहले ही था, लेकिन उनके माँ बाप ने उनकी शादी जबरदस्ती तुम्हारे भाई से करवा दी। लेकिन जब तुम्हारा भाई दुबई चला गया तो नताशा मुझे घर पर बुलाने लगी। हम दोनों छुप छुप कर मिलने लगे थे, लेकिन मुझे और नताशा को तुम्हारा डर था, इसलिए हमने ये खेल खेला। आगे की कहानी मैं खुद ही समझ गया था। मैं घर पर लेट आता था, इसलिए भाभी को डर था कि कहीं वह पकड़ी ना जाए, इसलिए वह मेरे साथ इस तरह की हरकतें करती थी ताकि मैं उनकी हरकतों में ना लग जाऊं। ये सब सुनकर मेरी माँ को रोने लगी। मैंने अपनी भाभी से कहा कि वह इस आदमी के साथ अभी के अभी हमारे घर से निकल जाए। वह शर्मिंदा सी घर से निकल गई थी। जब वरुण भाई को पता चला तो उन्होंने भी भाभी को तलाक दे दी। मैं बेकसूर था, इसलिए भगवान ने मेरी इज्जत बचा ली।